आइए आज मैं आप लोगों को एक क्राइम की स्टोरी सुनाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़कर सुलझाया और सुलझाने के बाद गुनहगारों को जब गिरफ्तार किया तो एक शॉकिंग स्टोरी इस मामले में सामने आई। आइए शुरुआत करते हैं। मामला हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है कांगड़ा, आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर जगह है, लोकेशन वाइज भी बहुत खूबसूरत कहा जाता है। इसी कांगड़ा में एक जगह है पालमपुर। आप लोगों ने पालमपुर का नाम भी ऑफ कोर्स ज़रूर सुना होगा। तो पालमपुर के बबराना इलाके के जंगलों में 22 अप्रैल को, उसी दिन जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसी दिन एक महिला की लाश जंगल के अंदर मिली। बेसिकली पालमपुर से जखनी माता रोड एक सड़क जाती है, उसी सड़क के इर्द गिर्द जो जंगल है वहाँ पर इस महिला की लाश मिली थी। और महिला की लाश जो है वो इस कंडीशन में थी कि उसे देखकर पहचान पाना मुश्किल था। कातिलों ने महिला का जो चेहरा है उसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया था, डिसफिगर्ड कर दिया था और चेहरे से तो पहचान नामुमकिन थी। लेकिन पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को रिकवर किया और सीन ऑफ क्राइम का भी पुलिस ने बहुत बारीकी से मुआयना किया। कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह पुलिस ने क्लिक किए, जो भी फॉर्मेलिटी होती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी साथ में गए थे। एक एक सबूत पुलिस ने वहाँ से जुटाए और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। कोई ऐसी चीज़, कोई आई कार्ड वगैरह उस डेड बॉडी के आसपास नहीं थी जिससे उस मरने वाली महिला की पहचान पता हो पाती। हालांकि पुलिस जब आसपास के इलाकों में तलाशी ले रही थी तो महिला के चप्पल उसी जंगल के रास्ते में थोड़ी दूर पर पड़े हुए मिले और साथ ही पुलिस को उस महिला के कुछ और भी बिलोंगिंग्स यानी महिला की चीज़ें वहाँ पड़ी हुई मिली। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट या वाइटल क्लू पुलिस को मिला वो था उस महिला की बाँह पर टैटू के ज़रिए लिखा हुआ उसका नाम। उस महिला का नाम पिंकी था, तो पिंकी टैटू के ज़रिए उसकी बाँह पर लिखा हुआ था। पुलिस ने उसका भी क्लोज फोटोग्राफ क्लिक किया और पुलिस अब ये पता करने में जुट गई कि ये पिंकी नाम की जो महिला है ये कहाँ की रहने वाली है और कब से घर से गायब है, क्या इसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, नहीं हुई है। तो जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि 10 अप्रैल को एक शख्स ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसी बबराना इलाके में दर्ज करवा रखी है और अपनी गुमशुदगी में उसने बताया है रिपोर्ट में कि मेरी वाइफ घर से निकली थी काम पर जाने के लिए लेकिन वो वापस नहीं आई है और सारा ब्यौरा उसने अपनी पत्नी का दे रखा था। पुलिस को लगने लगा कि हाँ, ये लग तो रहा है कि उसी की लाश है, क्योंकि नाम भी पिंकी था और इसके हाथ में जो टैटू बना हुआ था उसमें भी पिंकी लिखा हुआ था। लेकिन ऑब्वियस है, सिर्फ लगने से तो होता नहीं है, इंश्योर करना पड़ता है। तो पुलिस ने उस आदमी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि एक बार चल के आप, हमारे पास वो डेड बॉडी है मॉर्चरी में, आप एक बार चल के देख लें कि ये डेड बॉडी आपकी पत्नी की ही है या नहीं। वो आदमी हिम्मत करके पहुंचा मॉर्चरी में और उसने डेड बॉडी देखी। उसकी तो हालत ख़राब हो गई। लाश, ऐसी लाश, खासकर जिसको विकृत कर दिया गया हो, ऐसी चीज़ों को देखना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो कितना भी कठोर दिल इंसान क्यों ना हो। और ख़ासकर जब वो किसी अपने की या अपने करीबी आदमी के जानकार की कोई लाश हो तो आप समझिए कि उस आदमी पर और क्या गुजरती होगी। तो पिंकी का जो पति था उसे बड़ी तकलीफ हुई उस डेड बॉडी को देखने में, लेकिन उसने उसे देखकर पहचान लिया कि हाँ, ये उसकी बीवी की ही लाश है। खासकर हाथ में जो टैटू बना हुआ था और शरीर पर जो कपड़े थे उससे पहचान हो गई। लेकिन अब सवाल ये था कि इस महिला की हत्या किसने की और क्यों की, क्या रीज़न हो सकता है। तो पुलिस ने ये सारी बातें उसके पति से पूछी, लेकिन पति कोई एग्जैक्ट बात पुलिस को बता नहीं पाया। शुरुआती पूछताछ में पति को समझ में नहीं आया कि कौन ऐसी ब्रूटलिटी उसकी पत्नी के साथ कर सकता है, मतलब वो थोड़ा क्लूलेस था। इस बीच पुलिस ने इस मामले का जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है पुलिस वो भी शुरू कर चुकी थी। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के तहत पुलिस इस महिला के मोबाइल फ़ोन, मतलब मोबाइल नंबर का पता करके पुलिस ने उस मोबाइल की CDR निकलवाई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जिसे कहते हैं। तो CDR निकालकर पुलिस ने उसका बहुत बारीकी से मुआयना करना शुरू किया और ये देखना शुरू किया कि इस महिला की अपने घर वालों के अलावा और किन किन लोगों से बातचीत होती थी, या फिर जिस दिन ये घटना हुई उस दिन उसकी किन किन लोगों से बातचीत हुई। तो पुलिस ने इन सारी चीज़ों को एग्जामिन करना शुरू किया और जब एग्जामिन करना शुरू किया तो पुलिस को उस महिला के मोबाइल फ़ोन में एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर नज़र आया जिससे वो महिला बहुत फ्रीक्वेंटली बात किया करती थी। इत्तेफाक से जिस दिन इस महिला की हत्या हुई थी उस दिन भी महिला ने उस नंबर पर कई बार बातचीत की थी। यानी 10 अप्रैल की मैं बात बता रहा हूँ, जिस दिन गायब हुई उसी दिन ये माना जा सकता है कि हत्या हुई, क्योंकि जब बॉडी पुलिस ने रिकवर की थी 22 तारीख को तो उसकी हालत ऐसे भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, बाकी चेहरा तो विकृत था ही। तो अब पुलिस को एक नंबर का पता चल चुका था, लेकिन ये नंबर किसका है और किससे उसकी पत्नी बात करती थी ये बताने के लिए अब पुलिस
को फिर से उस महिला के पति से बात करनी थी। और पुलिस ने जब बात की तो पति ने कहा कि हाँ, मेरी बीवी का एक लड़के से बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी और इसको लेकर हमारे घर में कई बार अनबन भी होती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन वो मानती नहीं थी और उससे वो फ़ोन पर बात किया करती थी। ये बात जब पति ने पुलिस को बताई तो फिर पुलिस ने पूछा कि आपने ये बात हमें पहले नहीं बताया। उसने कहा कि नहीं, मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी के कत्ल के पीछे या जो कुछ हुआ है उसके पीछे कोई ऐसा एंगल या ऐसी वजह हो सकती है। तो खैर, उस आदमी ने पुलिस को ये बताया कि एक आदमी है जिससे मेरी पत्नी की लगातार बातचीत होती है और इस आदमी का नाम है मोंटू कुमार। तो इससे मेरी बीवी बात किया करती है और मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, क्या है। पुलिस को अब मोंटू कुमार के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। मोंटू कुमार का नंबर पुलिस के पास था क्योंकि उसी से पुलिस को पता चला कि इस पर्टिकुलर नंबर से पिंकी की बातचीत होती है। तो जब पुलिस ने मोंटू कुमार के नंबर को सर्विलांस पर लिया तो पुलिस ने देखा कि मोंटू जो है वो हिमाचल प्रदेश से दूर राजधानी दिल्ली में है, यानी उसकी लोकेशन दिल्ली के मुंडका इलाके में नज़र आ रही थी। मुंडका बेसिकली दिल्ली का आउटस्कर्ट्स एरिया है, बाहरी दिल्ली का इलाका कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये। तो यहाँ पर मज़दूर वर्ग के लोग और उनकी मौजूदगी जो है वो आमतौर पर होती है, ज़्यादा रहती है। तो पुलिस को अब मोंटू कुमार का पता लगाना था। इस बीच मैंने आपको ये बताया था कि जब पुलिस सीन ऑफ क्राइम का मुआयना कर रही थी तो पुलिस को सीन ऑफ क्राइम से कई ऐसी चीज़ें मिली थी जो इंडिकेट कर रही थी कि इस महिला के ऊपर किसी धारदार हथियार से हमला हुआ है, क्योंकि चेहरा उसी तरह से बिगाड़ दिया गया था। चप्पल महिला की दूर फेंकी गई थी, कुछ और जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो सब कहीं और बिखरा हुआ था। और इसी के साथ साथ पुलिस को सीन ऑफ क्राइम पे एक रॉड जैसी चीज़ मिली थी, लेकिन ये पूरी तरह रॉड नहीं थी बल्कि रॉड को मोड़ने वाला एक औजार था, या रॉड को मोड़ने वाला एक डिवाइस, जो भी आप कह लें। इसको बोलचाल की भाषा में डाई कहते हैं। तो एक डाई पुलिस को मिली थी और ये डाई जो है ये भी लोहे की बनी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे जब सरिया होता है तो उसको एक पर्टिकुलर रॉड से पकड़कर जो है वो खींच कर टेढ़ा किया जाता है, मतलब मन मुताबिक उसको शेप दिया जाता है। तो एक ये हथियार भी वहाँ मौके पर मिला था। ये भी पुलिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट लीड था जो इस बात की तरफ इशारा करता था कि जिसने भी हत्या की है उसका कोई ना कोई कनेक्शन कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से या कंस्ट्रक्शन वर्क से ज़रूर है। अदरवाइज़ ये डाई जैसी अनोखी चीज़, अनोखी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत हर आदमी के पास तो होता नहीं, घरों में भी नहीं होता, वो कंस्ट्रक्शन साइट पर ही होता है एक पर्टिकुलर औजार। तो डाई जैसी अनोखी चीज़ जो है वो मौके पर पड़ी हुई नहीं होती। तो पुलिस को ये शक था कि शायद कंस्ट्रक्शन वर्क से कातिल का भी कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर हो। तो इस बीच जब पुलिस ने मोंटू कुमार के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि हाँ, मोंटू कुमार भी जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया करता है, वो मजदूर है। तो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई पुलिस को महसूस हो रही थी। अब पुलिस की टीम जो है फ़ौरन दिल्ली के मुंडका आई और उस मोबाइल नंबर को ट्रैक करते हुए आखिरकार पुलिस ने मोंटू को गिरफ्तार कर लिया। ये जो मोंटू है ये पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला था और हिमाचल प्रदेश में रहकर मजदूरी करता था, काम किया करता था। पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो इसने शुरू में झूठी कहानी बताई, पुलिस को बरगलाने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की और पुलिस ने बताया तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं, मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल है, तुम्हारी मौजूदगी लोकेशन वाइज प्रूफ होती है वहाँ पर और तमाम चीज़ें, तो ये टूट गया। और पुलिस ने सख्ती तो की ही, ऐसा भी नहीं कि पुलिस ने सिर्फ बताया ही होगा और ये टूट गया होगा। पुलिस ने इसके साथ सख्ती की तो ये टूट गया और टूटने के बाद इसने ये बताया कि हाँ, उसी ने पिंकी की हत्या की थी। और साथ में उसने बताया कि उसके साथ 2 और लोगों ने भी उसकी मदद की जो लोग बिहार के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने पूछा वो लोग कौन हैं, तो नाम पता चला उन 2 लोगों के नाम। एक का नाम जो है वो मोतीलाल है और दूसरे का नाम मैं आपको बताता हूँ, छोटे लाल। ये मोतीलाल और छोटे लाल ये 2 लोग हैं जो बेसिकली बिहार के ही मधुबनी के रहने वाले हैं और ये दोनों लोग मोंटू के दोस्त हैं। तो मोंटू जो है अपनी इस गर्लफ्रेंड से, बेसिकली इस महिला से जिसकी हत्या हुई थी, वो शादीशुदा थी तो ज़रूर लेकिन उसका मोंटू से रिलेशन था, फ्रीक्वेंटली उनकी आपस में बातचीत होती थी। इसके बारे में तो खैर उस महिला के पति ने भी पुलिस को बाद में बताया। तो ये महिला जो है वो मोंटू का ये कहना है कि उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। अब वो शादीशुदा महिला से शादी नहीं करना चाहता था और मोंटू खुद भी ऑलरेडी मैरिड है, तो वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। उसको लगता था कि यहीं तक मामला ठीक है, अफेयर में रहें, रिलेशन में रहें, अगर अलग हो जाना है तो अलग हो जाए लेकिन शादी वादी नहीं करेंगे। तो ये उसकी सोच थी। लेकिन ये महिला उसके पीछे पड़ चुकी थी, पिंकी। और पिंकी ने कहा था कि या तो मुझसे शादी करो अपने परिवार को छोड़कर, और अगर नहीं तो मुझे 2.5 लाख रुपए दो। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्लियर कट एक ब्लैकमेलिंग का मामला था
मोंटू के कहे मुताबिक, और मोंटू अब पिंकी से छुटकारा पाना चाहता था। इसी प्लान के तहत उसने अपने 2 दोस्तों से बातचीत की और दोनों दोस्तों को कहा कि वो उसकी मदद करे, बदले में वो कुछ उन्हें पैसे भी देगा, और इन तीनों ने मिलकर फिर पिंकी की हत्या करने की तैयारी की। 10 अप्रैल को पिंकी को मोंटू ने अपने बाइक पर बिठाया। उनका फ्रिक्वेंटली मिलना जुलना होता ही था, घूमना फिरना होता ही था, और फिर उसे धोखे से बबराना के जंगलों में लेकर गया। इस टाइम पर पहले ही उनकी मोतीलाल से और छोटेलाल से बातचीत हो चुकी थी मोंटू की। मोंटू जंगल में एक तरफ से पिंकी को लेकर एंटर किया और दूसरी तरफ से छोटेलाल और मोतीलाल, वो जो 2 लोग थे इसके दोस्त, उन्होंने एंटर किया। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद इन 3 लोगों ने एक साथ मिलकर पिंकी को काबू किया और उसके सिर पर उसी रॉड से वार किया, और फिर उस रॉड का जो नुकीला हिस्सा है उसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया उसी से। और फिर बाद में वो जो औजार है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, रॉड कह रहा हूँ मैं, बेसिकली उस औजार का ही इस्तेमाल कत्ल करने के लिए किया, और खून से सना वो औजार उन्होंने वहीं मौके पर जंगल में एक दूसरी दिशा में फेंक भी दिया था ताकि किसी को पता भी न चले। इसके बाद मोंटू तो खैर हिमाचल प्रदेश छोड़कर फरार हो गया। जाते जाते उसने गूगल पे से मोतीलाल और छोटेलाल को कुछ रुपए भी दिए थे, ताकि क्योंकि उन दोनों ने इसको कत्ल में मदद की थी। तो एक तरह से देखा जाए तो मेहनताना दिया था कत्ल करने के बदले में। उसके भी एविडेंस जो है वो पुलिस को, जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की तो गूगल पे के ज़रिए पैसे देने के एविडेंस भी 10 अप्रैल के बाद वो पुलिस के हाथ लग गए, पुलिस को मिल गए। पुलिस की टीम ने जब मुंडका से मोंटू को पकड़ा, यानी दिल्ली से, तो यहाँ दिल्ली जो पुलिस की टीम पहुंची थी उसने हिमाचल प्रदेश में बताया कि वहाँ पर 2 लोग और हैं जिन्होंने इस मर्डर में मोंटू का साथ दिया था। फिर उन 2 लोगों को हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी जो पुलिस की टीम इस मामले की तफ्तीश कर रही थी उन्होंने पकड़ लिया। इस तरह से पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, और 3 लोगों को पकड़ने के बाद कत्ल के इस ब्लाइंड मामले का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले को सुलझाने में या इसका खुलासा करने में वो औजार जो है, जो सरिया मोड़ने के काम आता है, जिसे डाई कहते हैं, वो औजार जो है एक क्रूशियल एविडेंस साबित हुआ, क्योंकि उस औजार पे खून के छींटे तो थे ही, जिसे देखकर ये लगता था पुलिस को कि ये ही औजार जो है वो आला कत्ल है, कत्ल में इसका इस्तेमाल हुआ है। दूसरा ये कि वो एक यूनिक औजार है, हर जगह हर आदमी के पास अवेलेबल नहीं होता, एक ख़ास पर्टिकुलर बिजनेस में या काम में रहने वाले लोगों के पास ही वो औजार होता है। तो इससे पुलिस ये रिलेट कर पाई कि कंस्ट्रक्शन वर्क से कोई ना कोई कनेक्शन इन कातिलों का ज़रूर रहा होगा। उसके बाद जब मोंटू के बारे में पता चला तो ये भी पता चल गया कि मोंटू कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही काम करता है। तो इस तरह से सारी कड़ियाँ जुड़ी और पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया। तो फिलहाल सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक महिला का शादीशुदा और फैमिली में होने के बावजूद दूसरे किसी शख्स से रिलेशन में रहना, और रिलेशन में रहने के बाद उसे कथित तौर पर या आप कहें कि एलिजिडली ब्लैकमेल करना, उसे अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना, ये जो एक उसका रवैया था, ये रवैया उस महिला के लिए जानलेवा साबित हुआ, घातक साबित हुआ। तो ये थी पूरी कहानी। ब्लाइंड मर्डर का मामला था। जंगल में लाश मिली थी तकरीबन 12 दिन बाद, सड़ी गली अवस्था में, और चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ। लेकिन इसके बावजूद मेटिकुलस तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पुलिस उस केस को सुलझाने में कामयाब हुई। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।